अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस शो का नाम है न्यूट्रल। आज जो खबर आपको बताएंगे, जो मेन और बड़ी खबर हमारी है, वो है जी कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है। वीडियोज आ रही हैं, कई जगह आपने लाशों को चलते हुए देखा होगा। मैं ये लाशों को चलते हुए क्यों कह रहा हूं, ये भी आप जानेंगे। और कुछ ऐसी डिटेल है एक्सक्लूसिव हमारे पास, जो किसी भी और के पास इस वक्त तक मौजूद नहीं है। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर में जो चीज आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मिलिटेंट्स आ चुके हैं, बाकायदा आ चुके हैं। उनके पास ऐसी ऐसी गन्स हैं कि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के पास भी, जो वहां पे इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास नहीं है। उनके ऊपर फायर किया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही टेंस हो गई है। और एक स्पेशल अटैक आया है पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है। फिर आपको ये बताएंगे जी, नेतन्याहू को तबाह करके रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। पहली दफा वो हुआ जो तमाम पाकिस्तानी चाहते थे, क्लास ले ली गई। जो बयान देना था डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में, वो बयान उसने पहले ही दे दिया। और उसने कहा मुझे मत समझाओ, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, तुम नहीं चाहते मैं इस जंग से निकलूं। आप सोचें कि जब डोनाल्ड ट्रंप का ये लहजा होगा तो उस बंदे का हाल वहां पे क्या हुआ होगा। जो ओवल ऑफिस में मीटिंग हुई है, अहवाल आपको बताएंगे सिचुएशन क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मोदी ने जेन जी से बदला ले लिया। जी, जो जेन जी बहुत खुश थी कि हमारे मुतालबात मान लिए गए, हमारे कहने पे मिनिस्टर चेंज कर दिया गया, तो उन्हें एक तोहफा दे दिया गया। और वो तोहफा क्या है, ये आपको डिटेल में बताएंगे जाके। फिर आपको ये बताएंगे कि रूस ने ईरान को अपनी जंग में घसीटने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। हो सकता है अब यूक्रेन और ईरान की जंग आपस में हो जाए, क्योंकि यूक्रेन और ईरान को फंसाने वाला रूस अब दरमियान में आ चुका है। और इसके हवाले से एक इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है जी कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में क्या कोई खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं। इसका छोटा सा इंदिया दिया है, और दिया है ईरान ने। मैं चौधरी साहब से पूछूंगा कि ये बात क्या है। मुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा आज हमारा वीलॉग। आपने हमारे वीलॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया उन्होंने दोबारा नहीं करना है, आपको फिर बता रहे हैं। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा फेसबुक लिंक और हमारा ट्विटर लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चौधरी साहब को स्ट्रेट शामिल करते हुए मैं पहला ही सवाल कश्मीर पे लेके जाता हूं कि चौधरी साहब, मुझे सोशल मीडिया जब मैंने देखा, मुझे खौफ आ रहा है वीडियोस देख के। ऐसे लग रहा है कि तबाही मच गई है कश्मीर में। हकीकत क्या है? अब देखो, हो सकता है कि ऐसा ही हो, क्योंकि पुलिस जो होती है, रेंजर्स होती है, वो हमेशा जब गोली चलाती है तो दूसरी साइड पे लाशें गिरती हैं, तो दूसरी साइड पे जख्मी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि पुलिस के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो कौन कर रहा है, और क्या पुलिस इतनी नाहल है कि कोई आम आदमी, सिविलियन जो है, वो आम नॉर्मल से वेपन से उसको शूट कर रहा है और उसको गोली लग रही है और वो मर भी रही है और वो जख्मी भी हो रही है। और रेंजर्स जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं, और उसको एक आम सिविलियन जो है वो आम से वेपन से निशाना बना लेता है और वो शहीद हो रहा है और जख्मी हो रहा है। ये अजीब सी हम्म। बात है ना जी। अगर सिविलियन है वहां पे, कहा जाता है जी ताजर हैं और आज़ाद कश्मीर के सिविल लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो भाई उनके पास ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? हेड शॉट्स लग रहे हैं। और हेड शॉट्स लग रहे हैं। और दूसरा ये है कि लाशें वहां पे गिरी हुई हैं, और लाशें किसकी गिरी हुई हैं? वो पुलिस की गिरी हुई हैं, रेंजर्स की गिरी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी साइड पे बहुत ट्रेंड लोग हैं और उनके पास जो वेपन है वो भी बैन वेपन है। वो ऐसा वेपन है जो यहाँ पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ फोर्सेस के पास हो जो सकता सिर्फ फोर्सेस के पास हो सकता है। अब ये फोर्सेस के पास भी नहीं हो सकता, मैं ऑनेस्टली कहूँ, फोर्सेस से भी ऊपर का असला जो है वो उनके है। पास मतलब है। अमेरिकन टाइप असला अमेरिकन समझ टाइप लें। जो अफगानिस्तान से आता है। ओके। और अभी भी देखें, अगर फर्ज करें कि आप अगर 20 22 23 साल से या 30 साल से अगर आप पुलिस के अंदर हैं, तो आपका निशाना इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना निशाना उन सिविलियन का है जिनको सिविलियन कहा जाता है, और कहा जाता है कि कश्मीर बाहर निकला हुआ है अपने हकूक के लिए। तो अजीब सी बात है कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं जो बड़ा प्रिसाइजली निशाना लगा रहे हैं, और साथ ये है कि वो टारगेट भी कर रहे हैं रेंजर्स को और पुलिस को, और साथ बाकी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको। तो अजीब सी बात। असल एक्चुअल सूरत जो है ना, वो मैं आपके पास रख देता हूँ सामने। बेसिकली एक तंजीम बनी हुई है जिसका नाम है TTK, TTK। तहरीके तालिबान कश्मीर। अच्छा। अब ये तहरीके तालिबान कश्मीर बन गई हुई है, ठीक और है। इसके दो लीडर्स हैं। एक का नाम डॉक्टर फुरकान है और दूसरे का नाम गाजी शहजाद है। और ये दोनों जो है रावलाकोट के रहने वाले हैं और अफगानिस्तान में इस वक्त भाग चुके हैं। भाग चुके हैं। वहां पे रहती है वहां पे, ठीक है। और ओके। वहां से वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। वहां से उसको ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप और है। दोनों टेररिस्ट ग्रुप हैं, और इन्होंने तहरीके तालिबान कश्मीर बना दी हुई है। ठीक है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से, हम्म। अब एक तहरीके तालिबान कश्मीर बन चुकी है। और ठीक है। प्रॉपर वो अब अनाउंस करने वाले हैं इसको। हम्म। और इस दोनों के लीडर जो है डॉक्टर फुरकान और गाजी शहजाद हैं, ये दोनों जो हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये रावलाकोट जो है ना, ये बड़ा पुराना इस मामले में दहशतगर्दी में बहुत आगे है। उसकी वजह यह कि अगर आपको याद हो, 2009 में यहाँ पे मुजफ्फराबाद में एक सुसाइड हमला हुआ था, बड़ा खौफनाक हुआ था। वो लोग भी रावलाकोट से गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर रावलपिंडी के अंदर जब एक धमाका हुआ था, आपको याद होगा, एक हाँ जी, हाँ हमला जी, हुआ था, बिल्कुल। उसमें लोग भी रावलाकोट के इन्वॉल्व थे। झंडा चीची पे अटैक हुआ झंडा है। चीची, और वो पुल उड़ा दिया था उड़ा उन्होंने। दिया था, बिल्कुल। और वो भी लोग रावलाकोट से गए होते। तो रावलाकोट के अंदर बहुत ज्यादा पहले से इस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और अब उन एलिमेंट्स को बाकायदा हवा दी जा रही है बाहर से। आगे चल के मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, वो बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टोरी है। एक तो इन लोगों के पास M4 राइफल्स हैं,
जो M4 M4 जो बड़े लेटेस्ट अमेरिका के पास थी और वो अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गया, और ये राइफल जो है वो है, और प्रॉपर जो है ना गोलियां चलाई जा रही हैं वहां से, और इस वक्त भी फायरिंग चल रही है। ठीक है। सारा दिन फायरिंग होती रही रावलाकोट के अंदर, छतों के ऊपर चढ़े हुए थे और वहां से फायर हो रहा था, और M4 के फायर हो रहे थे, ब्रस्ट मारे जा रहे थे, पुलिस को, रेंजर्स को प्रॉपर निशाना बनाया जा रहा था। और बल्कि एक वहां से जो लड़का जिसको गोली लगी है अभी और जो अस्पताल के अंदर इस वक्त एडमिट है, अच्छा वो जो लड़का है वो यूएई से आया, और यूएई से आके, और बड़ा ट्रेंड आदमी है, वो ट्रेंड है, यूएई से आया, उसके पास वेपन था और वो आके यहाँ पे फायरिंग करता रहा। ये उनकी साइड से ये फायरिंग उनकी साइड से फायरिंग करता रहा। ठीक ये है। उनका बंदा था ओके। जो छतों के ऊपर चढ़े हुए थे और वहां से फायर कर रहे थे। इन्होंने मोर्चे भी बनाए हुए हैं? इन्होंने मोर्चे बनाए, इस वक्त मोर्चों में है, और साथ साथ आबादी के अंदर है, और वहां पे ह्यूमन शील्ड्स बनाई हुई है, इंसानी ढाल को। इंसानी ढाल बनाई हुई लोगों ठीक को, है। और वहां से ये प्रॉपर जो है ना इस वक्त वो असला जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मीरपुर के अंदर दो बड़े खौफनाक वाकयात हुए हैं। एक तो ये है कि मीरपुर के अंदर एक जगह पे 40-50 लोग थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिए, और प्रॉपर क्रॉस फायरिंग हुई, ठीक ठाक किस्म की क्रॉस फायरिंग होती रही, और उसके बाद जो है ना उन्होंने मशहूर कर दिया कि 40-50 लोग जो है पुलिस ने मार दिए। और उसके बाद फिर वो लेटे हुए थे, खून भी नजर आ रहा था, और उसके बाद पुलिस जब उसने डिस्पर्स किया सब लोगों को, क्योंकि 300-400 लोगों ने हमला किया था, और उसके बाद जब पुलिस गई तो उसने लोगों को उठाना शुरू किया, तो मुद्दे उठना शुरू हो सारे गए। उठ गए। और सारे उठे भी और चलना फिरना भी शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक और है। उससे पहले ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि सब मर गए हैं, और प्रॉपर एक मीडिया कैंपेन इंडिया की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, कश्मीरी जो बाहर हैं उनकी तरफ से चलना शुरू हो गई व्हाट्सएप के ऊपर, और हर जगह ये था कि 40-50 लोग जो हैं इन्होंने मार दिए, और पाकिस्तानी फौज ने मार दिए, पुलिस ने मार दिए। उसके बाद जब वहाँ पे पंजाब पुलिस पहुंची, उसका कमाल देखे ना, कमाल पंजाब पुलिस का, ये तो वैसे माजूरों को भी उनकी टांगे ठीक कर देती है। पूरी एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो जो मांग रहे होते थे हाँ उनको जी, हाँ कहते जी। उठ काका, उठ के चलना शुरू हो जाता था काका, सही। तो इन्होंने वहाँ पे जो मुर्दे थे उनका कहा उठो भाई, उठ के चलना शुरू हो चौधरी गया। साहब, रॉ के नाम और से प्रॉपर अकाउंट्स वीडियो बने हुए हैं, इंडियन अकाउंट्स हैं, मैंने ये फुटेजेस खुद देखी हैं कि वो साबित कर रहे हैं लोग मरे हुए हैं, और उसके बाद पता चला वही लोग मरे हुए पैदल चलने शुरू हो गए। पैदल चलना शुरू हो गया। वाह, कमाल है ना। वैसे पंजाब पुलिस को दाद देनी चाहिए, और कश्मीर पुलिस को भी, सही। कि उनके हाथ में क्या जादू है यार वैसे है। मेरा ख्याल है इनको तो अफगानिस्तान को चाहिए कि पंजाब पुलिस की मदद ले, वहां पे जो मरे होते हैं उनको भी उठा दे। अच्छा सब इसमें एक चीज होती है हमारे। अच्छा एक और दूसरा जो वाकया ना, हाँ, वो मैं आपको बता दूं कि बताएं। मीरपुर के अंदर जो दूसरा वाकया हुआ, वहां पे एक पुलिस चौकी थी जिसके अंदर 17 से 80 पुलिस एहलकार थे, और उसके ऊपर 300 से 400 लोगों ने बाकायदा हमला कर दिया मीरपुर के अंदर। ये दूसरा वाकया हुआ आज। ठीक है। और जहां उनके ऊपर जब हमला किया गया तो जो रोड थी उसको 5-6 जगहों पर दरख्त गिरा के उन्होंने ब्लॉक कर दिया ताकि पुलिस वहां पे पहुंच ना सके, और इमीडिएटली फिर एक पुलिस की बहुत बड़ी वहां पे जाहिर है गार्ड आई, और उसको बहुत टाइम लगा वहां तक अपनी चौकी तक पहुंचने में, क्योंकि इन लोगों ने घेराव किया हुआ था और एक चौकी को आग लगा रहे थे, कुमाकारी के पीछे से उसे रोका। हाँ जी। ठीक है। और ये 70-80 लोग जो वहां चौकी के अंदर थे उनको जलाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने आग भड़काई हुई थी, और पीछे से पुलिस जो थी उनकी सपोर्ट के लिए, मदद के लिए आ रही थी, और आईजी ने उनको मुजफ्फराबाद से भेजा पुलिस को इमीडिएटली कि आप जाएं। और आईजी वैसे कमाल आदमी है यार, वैसे ऑनेस्टली मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं बड़ी बड़ी ख्वाहिश है इस बंदे से मुलाकात करूं कि जिस डेडिकेशन के साथ ये वहां पर बंदा लड़ रहा है जी, कमाल है वैसे। निडर आदमी, निडर आदमी, बोल्ड आदमी, और किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा, और अपनी फोर्स जो है ना उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो और वो बहुत जल्दी उसे परसीव कर लिया था कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो रियासत को बताता रहा, वफाक को बताता रहा कि भाई ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई और काम है, और इसको ज्यादा सीरियस लें। चौधरी साहब अगर आप गौर करें तो ये बलूचिस्तान वाला वाकया डैम वाला नजर नहीं आता कि चौकी को आग लगा के बाहर से भी जो कुमाकारी थी उस पर भी हमला, मतलब पूरा प्लान सेम ऐसा ऐसा ही है। तो वो 6 जगहों से फिर वो पुलिस ने उनको, वहां पे जाहिर लोग भी खड़े थे, वो पुलिस के ऊपर हमला भी कर रहे थे, 6 जगहों से दरख्त उन्होंने डाल के सड़क ब्लॉक की हुई थी, उनको क्रॉस करके बड़ी मुश्किल से पुलिस वहां पे पहुंची, और वहां पे जाकर उसने अपने लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान 2 सिविलियन जो थे वो शहीद भी हो गए, एक पुलिस वाला जो वही बेचारा मारा गया। तो वहां इस किस्म की सूरत जो थी ना आज मीरपुर के अंदर थी। अब आप रावलाकोट को रो रहे हैं, और जो इस साइड से जो वो है वो भी आप देख लें क्या। अब ये जो लोग हैं ये करना क्या चाहते हैं, ये शुरू में आप देखें ना, वो रावलाकोट में उन्होंने कहा जी अगर आप सारे मुतालबे भी मान लें, 12 सीटें जो वो भी मुतालबे मान लें, तब भी हमने मुजफ्फराबाद जाना है। तो ये मुजफ्फराबाद जाके वहां पे असेंबली के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, और वहां आज़ादी का ऐलान करना चाहते थे असेंबली के अंदर से, और उस वक्त जारी ये फिर काम नहीं हो सका। ये जो पिछले 1 महीने की वारदात है, फिर ये रावलाकोट तक कर्टेल कर लिया, इनको वहां तक फंसे हुए हैं सारे। लेकिन ये बेइंतहा किस्म के जालिम लोग हैं। मैं 2 वाकयात आपको बताता हूँ, पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तो जब ये पिछले दिनों जब इनका आपस में मुकाबला हुआ पुलिस के साथ, तो पुलिस का एक एहलकार था, आकब उसका नाम था, वो बेचारा शहीद हो गया वहां पे। जब वो शहीद हो गया तो इसको ज़ाहिर एम्बुलेंस में डाल, अच्छा ये शहीद होने से पहले ये जख्मी था बेचारा, एम्बुलेंस में जख्मी था, इसको उठा के एम्बुलेंस में डाल दिया गया। जब एम्बुलेंस में डाल दिया गया तो उसके बाद पुलिस बाकायदा वहां पे ऐलान करती रही कि ये जख्मी है, हमने इसे अस्पताल पहुंचाने, मेहरबानी
जारी करके रास्ता दे दे, एम्बुलेंस को रास्ता दे दे। और इन लोगों ने ना सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया बल्कि उसका घेराव करके उसको जलाने की कोशिश करते रहे। ओके। वहां पे ये धींगा मुश्ती चलती रही और इतनी देर होगी कि वो आपका बेचारा जो अंदर शहीद हो गया। और शहीद होने के बाद भी इन्होंने उस एम्बुलेंस को वहां से गुजरने नहीं दिया और पहले उसको जलाने की कोशिश की कि जब ये एम्बुलेंस आगे गई तो उसको खाई में फेंक दिया। और उसके बाद जहां से इनकी चौकी है, पुलिस चौकी है, 6 किलोमीटर दूर थी इस जगह से। तो अब जंगल का रास्ता था, जंगल के रास्ते से इसको गुजार के 6 किलोमीटर का फासला करके इस मैयत को वहां पहुंचाया जा सकता था। लोगों ने कोशिश की उस मैयत को चौकी तक पहुंचाने के लिए 6 किलोमीटर, लेकिन उसके ऊपर इतना ज्यादा अटैक होता रहा उसके ऊपर कि उन्होंने मैयत फिर जाने नहीं दी, मैयत उन्होंने छीन ली उसके। 8 घंटे वहां पे लड़ाई होती रही और इस शहीद कांस्टेबल जो था उसकी मैयत को चौकी तक इन्होंने पहुंचने नहीं दिया 8 घंटे के अंदर। उसके बाद उसकी मैयत ले गए अपने पास। जब मैयत अपने पास ले गए तो फिर उसका वालिद और जो भाई है जो आकब का, वो इनके पास गए। जब वहां पे गए तो उन्होंने उन दोनों को नंगा करके तशद्दुद किया दोनों के ऊपर और बहुत ज्यादा 10-12 घंटे उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे, उसकी वीडियो बनाते रहे और उसके बाद भी मैयत नहीं थी उसकी। यानी इस कदर जालिम लोग हैं। उसके बाद एक दूसरा शहजाद नाम का एक पुलिस एहलकार है और वो जख्मी हो गया। जब वो जख्मी हो गया तो उसको फिर पुलिस वालों ने कोशिश की कि एक प्राइवेट कार जो है उसके अंदर उसको पहुंचाया जाए कि ये सिविलियन है। अच्छा, उसको बड़ी मुश्किल से फिर शहजाद को अस्पताल पहुंचाया गया और उसको भी बहुत ज्यादा आप समझो कि किस तरह इन्होंने अस्पताल पहुंचाया, आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये इस कदर जालिम लोग हैं, इस कदर जालिम लोग हैं। अभी देखें ना, रेंजर्स शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 150 के करीब पुलिस वाले जख्मी हैं। तो ये कौन लोग हैं जो इनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं? क्या वो सिविलियन है? और अगर सिविलियन है तो क्या उनके पास वेपन्स है? और अगर उनके पास वेपन्स हैं तो क्या इतने खौफनाक किस्म के वेपन्स हैं कि वो इस टाइप की हरकत कर सकते हैं, वो इस टाइप के इंजरीज कर सकते हैं और बिल्कुल फेस के ऊपर और सर के ऊपर गोली मार सकते हैं? तो ये लोग जो है ना, नॉर्मल लोग नहीं है और ये कश्मीरी भी नहीं, ये भी ज़हन में रखिएगा। कश्मीरियों को ये भड़का रहे हैं और गलत उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या बताता हूँ। एक साहब है, अल्ताफ़ उनका नाम है, वो इंग्लैंड के अंदर होते हैं और कभी वो अल जुल्फ़कार तंजीम के अंदर थे जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो थे गिरफ्तार हुए थे और उस ज़माने में अल जुल्फ़कार बनी थी और वो ज़ाहिर है उस ज़माने में दहशतगर्द का इसको टाइटल दिया गया था। अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही थी, पुराना माजी का वाक़या है। तो उसके बाद वो जो साहब थे वो इंग्लैंड चले गए, फिर इंग्लैंड में सेटल हो गए, कश्मीरी हैं पीछे से, वहीं पे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का वाक़या बताया। उन्होंने कहा जी, मुझसे किसी साहब ने राब्ता किया कि जी हम रिपोर्टर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैंने उनको टाइम दे दिया तो एक खातून आई और वो अंग्रेज़ थी और 2 उसके साथ दूसरे लोग आए और वो आके ना तो उन्होंने हमें फिर कहा कि जी आप कश्मीर के अंदर प्रॉपर एफर्ट क्यों नहीं करते आज़ादी के लिए? तो उन्होंने, अल्ताफ़ साहब ने कहा कि भाई हम तो एफर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम तो लड़ रहे हैं इंडिया के साथ पिछले 80 साल से। तो फिर उसने एक कागज़ और पेंसिल निकाला और उसके ऊपर लिखा कि आप इंडिया को भूल जाएं, आप पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो इन्होंने पूछा जी हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी आपको पैसा देंगे, आपको वेपन देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको असला जो है अफगानिस्तान से मिलेगा और बाकी पैसा जो है वो आपको इंडिया से मिलेगा और 3 और मुल्क हैं जो आपकी सपोर्ट करेंगे। तो वो कागज़ के ऊपर लिख के उनको दिखाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद वो कागज़ अपने साथ ही ले गए और साथ ही फिर अल्ताफ़ साहब ने कहा कि ठीक है आप इस तरह करें कि मुझे ना आप नंबर दे दें अपना, मैं फिर आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा सोच के। तो उन्होंने कहा नंबर की ज़रूरत नहीं, हम आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है यार, फ़र्क, ये कोई बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ है और इसके ऊपर अब स्टेट को बहुत गौर फिक्र करके और जिसको कहते हैं ना प्रॉपर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वरना ये हालात जो है ना बड़े ख़राब हो रहे हैं और ये प्रॉपर इसके अंदर बहुत सारे मुल्क इन्वॉल्व है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क है, इंडिया है, वो इन्वॉल्व नहीं, अफगानिस्तान है, फिर इसके अंदर इंडिया है, फिर इसराइल इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फसादात हो और पाकिस्तान प्रोटेक्ट न कर सके सऊदी अरब को इस वक्त और प्रोटेक्ट न कर सके कुवैत के अंदर और ईरान की सपोर्ट न कर सके और इसको उलझाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी ताकि पाक फौज जो है वो बाहर ना जा सके और यहीं पे अंदर रह के वो उसको लड़ाई लड़नी पड़े। तो अब कश्मीर के अंदर जो हालात है ना, इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, इसको जहन में रख के स्टेट को भी और आम आदमी को भी समझना चाहिए, बिलखसूस कश्मीरियों को। इन बेचारों को गुमराह किया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडे का शिकार हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से बेहतर कौन मुल्क हो सकता है जिसने 80 साल कुर्बानी दी है कश्मीर के लिए और आज भी अपना पेट काट के पाकिस्तानी जो है कश्मीरियों को दे रहे हैं। और कश्मीर हमारी शान है यार, हमारी शारग है, हम उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो साहब ये जो हो रहा है, जो ये लोग कर रहे हैं, ये कोई हकूक नहीं है, मिलिटेंसी ये मिलिटेंसी है और स्टेट को खड़ा होना चाहिए, स्टेट को 100% खड़ा होना चाहिए। अब मुझे एक चीज सिर्फ समझ नहीं किसी को स्पेयर नहीं करना ये जो चाहिए। बाहर बैठे हुए लोग हैं जो कश्मीरी होने का दावा करते हैं, वो बहुत बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत यार बात उनको कर रहे गुमराह किया जा रहा है, उनको मिसयूज किया हैं। जा रहा है। नहीं, इतने बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें गुमराह किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि बहरहाल स्टेट को ना क्लियर बात करनी चाहिए, लोगों को सबको बताना चाहिए और जो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बतानी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर कौन लोग हैं, डॉक्टर फुरकान कौन है और ये जो गाजी है ये कौन है और इसका जो है ना, इसका गाजी शहजाद जो है ये कौन है और इनके पीछे ये किस तरह गए हुए हैं, कौन लोग इनको सपोर्ट करें, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ स्टेट को बतानी चाहिए, आवाम को बतानी चाहिए। इस तमाम चीज़ के अंदर जो आग लगा रही है वो पीटीआई का सोशल मीडिया, पीटीआई सोशल मीडिया 100%, ठीक है, वो 100%। हर चीज़ को अब इस वो वक्त नहीं चाहते यार कि पाकिस्तान चले, बदकिस्मती है यार। वैसे एज ए पोलिटिकल पार्टी मैं चाहता हूँ कि उनको स्पेस मिले, लेकिन ये जो हरकत है
पॉलिटिकल है। पार्टी मिले ना, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है जो ये हरकतें कर रहे अभी देखे ना, अगर ये इलेक्शन लड़ते तो अच्छे वाली सीटें ले जानी थी इन्होंने। हैं। जहाँ इलेक्शन का वक्त आता है वहां से भाग इलेक्शन जाते तो होने नहीं देने ना, होने प्रॉब्लम नहीं ये कश्मीर में इलेक्शन हो गए तो मामला हल हो जाएगा। हल हो जाएगा। मामला हल तो करना नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम क्या जो साहब, बलूचिस्तान के अंदर जो वहां की मिलिटेंसी है उसे ये सपोर्ट कर रहे हैं, कहते हैं जी हकूक नहीं दिए गए। मुझे आज तक वो हकूक समझ नहीं आए। तो हकूक अपने जमाने में देते हैं, इमरान खान दे देता ठीक है, हकूक। उसके बाद किसने रोका है? अब आप कश्मीर के मामले में देख लें, ठीक है, जैक के साथ जाके मिल जाते हैं। अब आप देख लें अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान को मजलूम करार दे देते हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये जितने भी पाकिस्तान से बाहर बैठा यूट्यूबर है, सारा यूट्यूबर नहीं जो इसका ताल्लुक पीटीआई के मीडिया सेल से है, ये चॉइस साहब गद्दार हैं, आप इस चीज को मान लें। वाह यार, गद्दार का जो सर्टिफिकेट है ना, मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता किसी को। तो बड़ा सब- कमजोर आदमी हो आप, ये कर सकते इससे हैं। ज्यादा कोई चीज रह गई है, कसर रह गई है? नहीं, अगेन मैं कहता हूँ कि भटके हुए लोग हैं और इनको मिसयूज किया जा रहा है, इसको गलत इतला दी जा रही है, इनको बताना चाहिए, इनको समझाना चाहिए और जो रियलिटीज है वो इनके सामने रखनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फर्क। बिल्कुल ठीक है। और साहब कश्मीरियों को स्पेशली ये बात खुद समझनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा नाम इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। कश्मीरी भाई भी हमारे गुस्से में आ जाते हैं, जी रियासत जुल्म नहीं कर रही, रियासत आपको जुल्म से बचा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर समझ रही नहीं आ है, रहा। प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर वहां पे दहशतगर्द आ जाएंगे, वहां पे अफगानी आ जाएंगे, वहां पे इंडियन आ जाएंगे, तो कहां जाओगे आप लोग? ये बात अभी जज्बात में बहुत से लोगों को समझ नहीं आ नहीं रही। समझ आ रही, बात क्योंकि इंडिया तो चाहता है कि वो आजाद कश्मीर के अंदर घुसे, एग्जैक्टली और अगर वो खुदा न खासा घुस गया तो वो वही सलूक करेगा जो मकबूजा कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बात कश्मीरियों को खुद समझनी खुद पड़ेगी समझिए। कि ये जो 25-30 बंदा, 100-200 बंदा जो ये कर रहा है, ये कितना बंदा है। अगर तुम इसे दुश्मन समझते हो तो उठा के बाहर फेंको, खुद पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ये तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, बदनाम इस कर बात रहे हैं। को समझो। बहुत अच्छा चौधरी साहब, अब नेक्स्ट हमारे पास टाइम कम बचा है तो जरा खबरों को जल्दी कवर करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इस्लामाबाद में कोई खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं? नहीं हुए। वो जो पहले मुज़ाकरात थे वही थे। वो जब मुज़ाकरात हो रहे थे, जेडी वैंस आए थे उधर से, कॉलीबाफ साहब उधर से आए थे ईरान से, सही। और उस वक्त ही वो जो आपका आज कहा ना गरीबाबादी सामने, गरीबाबादी ने उन्होंने कहा है जी कि वो खुफिया वहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे और उस वक्त गैर ज़रूरी मुतालबात अमेरिका की तरफ से सामने आए। ये उसी वक्त की बात है, क्योंकि वो जो मुतालबात थे वो अमेरिका की तरफ से बार बार आ रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहा था जेडी वैंस को, और उसके बाद जेडी वैंस बाहर जाता था, फोन सुनता था, फोन सुन के आके वो इनके सामने नया मुतालबा रख देता था। और उस पर फिर जो हुकूमत पाकिस्तान की फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने भी समझाया उनको कि आप एक चीज़ के ऊपर रहें, जो आपने कागज दिया हुआ है इसके ऊपर रहें, इससे बाहर ना जाए। तो सब काजिम गरीबाबादी का जो बयान पढ़ा है ना मैंने, उसमें पूरी जो शो क्या होता है वो कह रहा है, ये उसने इंकिशाफ कर रहा है, वो इंकिशाफ का वर्ड यूज किया है कि हम अमरीकियों ने कहा था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए या हमारा एजेंडा ना माना गया, छोड़ के चले जाएंगे। ये बेसिकली वो फर्स्ट टाइम बता रहे हैं ना जी। उससे पहले हम लोगों ने तो बताया था कि वहां पे क्या हुआ, तो पूरी दुनिया को पता लग गया। ईरान ने फर्स्ट टाइम इसको तस्लीम किया है कि अंदर क्या माहौल था, और माहौल यही था कि उस पर उन्होंने कहा कि मामूली चीज़ें आप इसको एक्सेप्ट कर लें, इसको छोड़ें ताकि आगे बढ़ें, और अगर नहीं तो फिर हमें प्रेसिडेंट कह रहा है कि वापस आ जाओ। तो वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है ईरानियों ने नहीं मानी। जब ईरानियों ने नहीं मानी तो उसके बाद वो पे जेडी वैंस नीचे गया, उसने तकरीर की और तकरीर करने के बाद वो निकल गया। अच्छा, ये उसी की बात कर, उसके बाद कोई खुफिया मुज़ाकरात यहाँ पे नहीं हुए। उनकी बातों से वाइब यही आई बयान से कि जैसे किसी नए मुज़ाकरात की मेरा बात ख्याल है नहीं, नए मुज़ाकरात कोई नहीं हुए। उसके बाद जितने मुज़ाकरात भी हुए साल्सों के जरिए हुए, ईरान में बैठा रहा, अमेरिका में बैठा रहा, और उसके बाद इनके जो वफूद थे वहाँ पे रहे। अलबत्ता जो टेलीफोन और बाकी जो चीज़ें हैं, जो इंटरनेट है, उसके जरिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर से आई उधर से आई इधर, ये होता रहा है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुज़ाकरात हुए होंगे। वैसे मैं काउंटर चेक कल दोबारा कर लूँगा, आज मैंने किया है और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो यही है कि इसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अलबत्ता कतर के अंदर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोहा में, और जो स्विट्जरलैंड के अंदर वो भी हुए, ओमान के अंदर भी हुए। बयान पढ़ के थोड़ा डाउट हुआ है, थोड़ा सा डाउट उस वक्त फील हुआ, फिर मैंने कहा काउंटर चेक करते हैं, तो अभी तक तो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस टाइप की कोई चीज़ नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब चलते हैं हमारी अगली बहुत बड़ी खबर, वो ये है जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की तबाही फेर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये तरीकाकार है कि जब वो एक क्रिटिकल किस्म की मीटिंग करने लगता है ना, तो उससे पहले बंदे को रिड्यूस करता है, उसको कहते हैं कट टू द साइज। तो नेतन्याहू जो है वो आया है और उसने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन जो है ना वो जो ईरान के जोहरी प्लान है उसके बारे में है। तो वो जब आ रहा था तो उसने कहा ठीक है आप आ जाओ, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। तो आने से पहले ही उसने खड़का दिया, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना जी, और उसने कट टू साइज किया उसको, और उसे कहा जी ये मुझे मालूमात दे रहा है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तुम पब्लिक को बताओ कि क्या तुम्हारे पास मालूमात मुझे है, ना बताओ, मुझे ना बताओ। और साथ उसने कहा जी ये मुझे जंग से निकलने नहीं देना चाहता, ये चाहता है कि मैं जंग के अंदर रहूं, मैं जंग से निकलना चाहता हूं। तो उसने इस टाइप की बात करके ना इसको रिड्यूस कर दिया। ये उसका तरीकाकार है, ये हमेशा इस तरह करता है। देखिए ना, ज़ेलेंस्की जब मिलने के लिए आया था सबसे पहले उसको उसने रगड़ा लगाया, और उसके बाद जाकर उसके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए। ज़ेलेंस्की आज फिर पहुंचा हुआ जब पहुंचा तो उसको बुलाया था इसने, और उसके बाद आप देख लें कि वहाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ नेतन्याहू पहुंचा तो नेतन्याहू की ओवल ऑफिस के अंदर 8 मुलाकातें हुई इससे, डोनाल्ड ट्रंप से। टोटल अब तक की 8 हैं जंग के साथ। नहीं, शुरू से लेके जंग, हाँ शुरू जब से जंग हुई है ना तब से इसकी 8वीं मेरा ख्याल है शायद 8 मुलाकातें हुई बार बार।
इसी को क्लियर कर लेंगे आगे। चलें क्लियर कर लें। तो वो जनाब ओवल ऑफिस के अंदर उसकी मुलाकात हुई या मुलाकातें हुई, और उसके बाद जब ये हो गया तो ज़ेलेंस्की के साथ भी उसकी मुलाकातें हुई। लेकिन उसके बाद जो तर्जुमान है उसने सिंपल ये कहा कि ट्रंप की नेतन्याहू और उसके बाद ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात हुई, मुलाकातें बहुत पॉजिटिव थी और बहुत अच्छी थी और बात खत्म, नतीजा खेज और मुस्बत। ये कैरन लेविट कह रही है कैरन लेविट तर्जुमान, कह- और सिंपल तर्जुमान। एक जुमला बस मुस्बत थी, मुस्बत थे, कोई ज्वाइंट पॉजिटिव एंड नतीजा खेज। हाँ जी नतीजा खेज। नतीजा खेज की अंग्रेजी पता नहीं क्या, बस वो बाद में तलाश कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो सर कि कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं है, और अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ये सीरियस है। या तो अमेरिका पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है, बिल्कुल धूल झोंक, ठीक है, और अचानक कुछ करने लगा है और ये करने बताना नहीं चाहता कि मैं इसराइल के साथ कर रहा हूं। वो क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को पता चल जाता है ना। हाँ जी, जब आप सामने आते हैं सामने तो आते बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके बड़े एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के अंदर। बिल्कुल वो सही, लोग जो होते हैं ना हाथों की मूवमेंट से अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, इतने एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का कोई बड़ा प्लान किया जाता है तो फिर ये सामने नहीं आता। और दूसरा पहलू वही है कि तबीयत साफ कर दी, नहीं, तबीयत साफ वगैरह नहीं की, अगर उसने तबीयत साफ करनी होती थी मीटिंग ही ना होती। मीटिंग ही ना होती। हाँ हाँ हाँ, वो वहीं बैठा रहता, यहीं पे तबीयत साफ करता रहता उसकी। अच्छा आपको ये लग रहा है बेसिकली धूल झोंक रहे हैं, धूल झोंक रहे कुछ और करने लगे, ये बिल्कुल कुछ और करने लगे हैं, मामला सीरियस है। और हम्म। दोनों को बुलाया उसने, ज़ेलेंस्की को और इसके बाद नेतन्याहू को। इसका मतलब कैस्पियन सी से प्रेशर डालने लगे हैं और इस साइड से भी डालने लगे हैं। अब से मामला में आगे ले आता हूँ, रूस ने भी यही बात की है, रूस ने कहा कि ईरानी जहाज पे हमला ईरान पे हमले के मुतरादिफ है। हाँ, ईरान के हमले के मुतरादिफ है, वो ज़ाहिर है उसका यूक्रेन के साथ फटा है, यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वो हो गया है, उन्होंने जहाज के ऊपर अटैक कर दिया, तो अब रशिया जो है ना उस आग को भड़काना चाह रहा है। वो चाहता है कि ये भी एक दो मिसाइल जरा फेंक दे। हो जाए जरा इधर से, ये नहीं वो चाहता कि ईरान भी मार दे उसको। चौधरी साहब ये वर्ल्ड वॉर नहीं बन जाएगी फिर? बहुत खौफनाक है ये, बिल्कुल दुनिया जो है ना आप ये समझ लो कि जंग के धाने पे खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी, इधर से और ईरान नाक भी हो रहा है दरवाजा साथ। इधर से ईरान ने अटैक किया उधर यूक्रेन पे, यूरोप खुद इन्वॉल्व हो गया, साथ इन्वॉल्व हो उसके। जाएगा क्योंकि ऊपर से गुजर के जाएंगे ना मिसाइल। हाँ जी, और उसके अलावा यूरोप साथ भी तो यूक्रेन का दे रहा है ना, और प्लस ऊपर से अमेरिका भी उसके साथ खड़ा हुआ अमेरिका के है, साथ रशिया आके खड़ा हो जाएगा इस साइड पे, रशिया के साथ चाइना खड़ा हो जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर सर पे। नहीं, बहुत बहुत खौफनाक मामला है ये सारा, और एक चिंगारी अगर फूट पड़ी ना तो काम इतना आसान नहीं होगा इसको रिवर्स करना। बिल्कुल ठीक है, चलें चौधरी साहब अब आ गई आखिरी खबर ये है कि आपने मोदी की जो वीडियो देखी, मोदी ने दो बदल ली हैं स्टूडेंट से, मैं आपको बताता हूँ। एक तो वीडियो जो उसने अपने मुंह से मोबाइल की वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, ठीक है ना, लोग मोबाइल से मुंह की वीडियो रिकॉर्ड करते, इसने मुंह से मोबाइल रिकॉर्ड किया, बिल्कुल ऐसे तक अंदर घुस गया था ना। पहला बदला तो स्टूडेंट से ये था कि डर जाओ, ये देखो भूत देख लो, ठीक है। और जो दूसरा जो था ना, वो इसने क्या काम किया कि इसने वज़ीर तालीम तब्दील कर दिया, वो उनकी फरमाइश थी। पहला एमए था और दूसरा बीए का, बी है, और तीसरा अगर उसने लगाया तो मैट्रिक पास, वो मैट्रिक पास होगा और फेल लगाएगा। हाँ जी। अब चौधरी साहब इनकी अभी जो नया लाए हैं ये है इनका प्रहलाद जोशी, 63 साल की उम्र है, उम्र इनकी थोड़ी ज्यादा है, 1962 की खत पैदा हुए हैं, बीए किया हुआ है, 1990 से सियासत में है, कट्टर बीजेपी का बंदा है, और इसे एडिशनल चार्ज दिया गया है, इसके अलावा भी इसके पास जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि एजुकेशन पे भी पूरा फोकस नहीं कर सकेगा। इससे ज्यादा बेहतर इंतकाम क्या हो सकता है? और इससे आप एक लेटेस्ट जहाज खरीद के, एयरफोर्स वन है, और पायलट जो है आप वहां से टैक्सी का उठाएं, एक आम नॉर्मल ड्राइवर, उसको बिठा दें वहां पे, चल भी तू चला जहाज। बिल्कुल सही है, तो पीछे ट्रंप बैठा और जो दूसरा उसने चेंज किया था वो इससे बहुत बेहतर था। वो 21 से 26 तक तो वो मिनिस्टर था, 5 साल का उसका तजुर्बा था, इससे पहले वो स्टूडेंट्स के लिए मार भी खा चुका था, स्टूडेंट्स ने उसे हटवाया। बदला कितना बुरा लिया उसने कि उसने ऐसा गंदा आदमी लगाया जिसकी तालीम भी थोड़ी कम है। उसने कहा ये देख लो, आप ये ले लो, ये ले लो। ये सियासतदान ऐसा करते हैं जो करते हैं, बड़ी दुनिया में होता है जी, बहुत ज्यादा सिस्टम को डिफिकल्ट बना देते हैं सारे। मसलन फर्ज करें कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर इस तरह हुआ, स्टूडेंट्स ने जब प्रोटेस्ट किया ना जी, तो इन्होंने ऐसा किया कि एक तो उनके पेपर सस्पेंड कर दिए, 2-2 साल बैठे रहो, और बाज़ औक़ात इस तरह भी हुआ है कि पेपर्स दिए हुए हैं और उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि पेपर गुम हो गए आपके, लो अब लटके रहे आप। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि पेपर्स लेके और उनका रिजल्ट डिले कर देते हैं, ले अच्छा, 2-3 साल ज़ाया हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस पे हाँ ना कर दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे। आसिफ अली जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाकर राजा परवेज अशरफ को जब लगाया था, वो इसलिए उस वक्त ये कहा जाता था ये बदला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ रेंटल पावर प्लांट्स के केसेस थे उस जमाने में, और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब उनको राजा रेंटल कहते थे, और केसेस चल रहे थे और इसी दौरान उन्हीं को वज़ीर आज़म बना दिया कि लो जी कर लो आप केस का फैसला कर लो। आपने हमारा हटाया, ये दूसरा ये हटा। इसी तरह ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इनको लेके आई ना, आसिफ अली जरदारी साहब को इसलिए लेके आई कि आपने इनको चोर डिक्लेयर किया था, आप इनको मिस्टर 10% कहते थे, आपने स्विस केसेस बनाए थे, और स्विस केसेस जो थे वो मटेरियलाइज होने वाले थे, ले प्रेसिडेंट कबूल करा। एक बदला नून ने भी लिया, क्या पीएमएलएन ने भी, क्या ये कल बात करते हैं। अच्छा ये थोड़ा सस्पेंस है, कल आपको बताते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ख्वाजा आसिफ की बात करो यार, आप आज ही बता दिया, चलो आगे कल डिटेल बताएं। तो ये था जी व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा जी कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं तलाश करने की कि मुझे मोदी से और इस्राएली वज़ीर आज़म से बड़ा कोई शैतान मिल जाए, मिल नहीं रहा। आपकी नजर में कोई हो तो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।